नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज की इस वीडियो में हम 2021 में जो आपके विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं उनमें भारत की नदियों से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो इससे हमारे किस नदी का उद्गम होता है। तो ये प्रश्न इस साल एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों नदियां मिलती हैं तो इससे बनने वाली नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। क्या नाम है? ब्राह्मणी नदी नाम है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये आपकी ब्राह्मणी नदी है जो कि उड़ीसा में बहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमारे शंख और दक्षिण कोयल नदी आपस में मिलती है तो उसके बाद में हमारी ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी यानी कि ब्राह्मणी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गिरि और सोम्ब किसकी सहायक नदियां हैं। अब ये प्रश्न भी आपके एसएससी सीजीएल का ही है। और अगर हम लोग इन दोनों नदियों की बात करें तो ये हमारे यमुना की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं? यमुना की। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। और संभवतः आप में से काफ़ी कम लोगों ने इन दोनों नदियों का नाम सुना भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, यमुना की ये सहायक नदी हैं। अगर हम लोग सोम्ब नदी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये आपके हरियाणा राज्य में बहती है। और अगर हम लोग गिरि नदी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में बहती है। तो कौन सी नदी किस राज्य में बहती है, इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर भी फोकस करना है। सोम्ब नदी हरियाणा में बहती है, गिरि नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है और दोनों आपके यमुना की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ साथ जीके और करंट अफेयर की अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। खास तौर पे अगर आपको एसएससी जीडी या फिर ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना है तो मेरी जो लाइव क्लासेज होती हैं अनअकैडमी के ऊपर वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो इसीलिए आप मेरी इन सारी फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करिए और अनअकैडमी के ऊपर आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर आपको बहुत सारे टीचर फ्री में पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप एसएससी के किसी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन के द्वारा ना केवल आपको फ्री टेस्ट सीरीज एक्सेस करने का मौका मिलता है बल्कि एसएससी के आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी की तैयारी आप एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। तो 10 नवंबर से नए बैच शुरू हो रहे हैं, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको सारे हमारे देश के बेस्ट एजुकेटर देखने को मिलेंगे। मेरा कोड है KV10। तो जैसे आप लोग KV10 कोड का यूज करेंगे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा हर एक कोर्स के ऊपर। फिर भी अगर आप लोग किसी भी कोर्स पर 25 से 30% का डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कई सारे ऑफर भी चल रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर। तो अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो सिंपली आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट करना है, या फिर अगर आपको कोई डाउट वगैरह भी होता है तो अपने डाउट भी आप लोग इस नंबर पर पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न ये भी आपके इस साल सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है कि एरला, वेन्ना और डिंडी ये आपके किसकी सहायक नदियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी नदियां हैं ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। किसकी? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारी एरला नदी है जो कि महाराष्ट्र में बहती है। ये आपकी वेन्ना नदी है, ये भी आपके महाराष्ट्र में ही बहती है। और अगर हम लोग डिंडी नदी की बात करें तो ये बहती है तेलंगाना में। और देख सकते हैं ये सारे आपके कृष्णा की सहायक नदियां हैं। किसकी? कृष्णा की सहायक नदियां हैं, एरला, वेन्ना और डिंडी। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि गंगा नदी बिहार को कितने भागों में बांटती है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, गंगा आपके बिहार को 2 भागों में बांटती है। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि बिहार के लगभग बीचों बीच से होकर के गंगा नदी गुजरती है और ये हमारे बिहार में 445 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। तो ये तो काफी आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके अपवाह तंत्र से पूछा गया है कि जब नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में ये बहती है तो इस प्रकार के अपवाह तंत्र को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का जो हमारा अपवाह तंत्र होता है इसे कहा जाता है अर्ये। क्या कहा जाता है? अर्ये कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा अपवाह होता है ये कुल मिलाकर के 7 प्रकार का होता है। ये 7 के नाम मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं किसी ऐसे माउंटेन की जहाँ से कई सारी नदियाँ विभिन्न दिशाओं में जाती हैं तो इसे कहा जाता है अर्ये, या फिर इसे हम लोग अपकेंद्रीय के नाम से जानते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जो कि है अमरकंटक की चोटी का। आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश के बिल्कुल पूर्वी जिले अनूपपुर में अमरकंटक पीक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एक हमारी नर्मदा नदी निकलती है जो कि पश्चिम की ओर जाती है, एक नदी यहाँ से वोहिला निकलती है जो कि आपके दक्षिण की ओर जाती है, और एक नदी यहाँ से निकलती है सोन। तो देख सकते हैं ये हमारे रेडियल प्रकार का जो अपवाह है उसका एक उदाहरण है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है जो भूटान में बहती है। तो ध्यान रखिएगा, इस सहायक नदी का नाम है मानस। ये भी आपके सीजीएल में पूछा गया था। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये हमारे ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि चेम युंग डंग ग्लेशियर से निकलती है। ये इसका नाम आपके तिब्बत में क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर ये इंटर करती है आपके अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये असम में बहती है तो इसमें मानस नेशनल पार्क के बगल से होते हुए मानस नदी मिलती है जो कि आपके भूटान से आती है। समझ गए? तो ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके इस साल यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो जाहिर सी बात है यूपीएससी का प्रश्न है तो इसका स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई है। देखिए पूछा क्या आपसे जा रहा है कि आपके सामने 4 नदियां दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से हमारी कौन सी नदी है जो कि पूर्वी घाट से निकलती है। तो बहुत ही ज़्यादा टफ ये प्रश्न था। फिलहाल इसका ऑप्शन बी यानी कि 2 और 4 हो जाएगा करेक्ट। क्या? 2 और 4 हो जाएगा करेक्ट। यानी कि जो नागलवली नदी है और जो वंशाधर नदी है ये दोनों हमारी निकलती है पूर्वी घाट से। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। फिलहाल अगर हम लोग ब्राह्मणी नदी की बात करें तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो ब्राह्मणी नदी है ये संघ और साउथ कोयल के मिलने से बनती है। नागावली नदी की बात करें तो ये आपके गोदावरी और रुषिकुलिया बेसिन के बीच में बहती है। उसी प्रकार से सुवर्ण रेखा की बात करें तो आपको पता होगा कि छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है। और वंशाधर रिवर की बात करें तो ये नदी हमारे आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट से निकलती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी यानी कि नागलवली और वंशाधर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न भी आपके यूपीएससी का है और ये थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया कि सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में इन 4 नदियों में से 3 आकर एक में मिलती है और ये जो हमारी एक नदी है ये सीधे जाकर के सिंधु में मिल जाती है। समझ गए? तो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी सिंधु में जाकर के सीधे मिलती है। तो वैसे इसका उत्तर क्या होगा ये एग्जैक्ट मुझको भी नहीं पता है। फिलहाल जो मेरी गणित है उसके अनुसार इसका उत्तर होगा सतलुज नदी। कैसे होगा आइए देखते हैं। देखिए ये आपके सामने पूरा सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी हमारे सिंगी खंबाब जो कि आपके कैलाश मानसरोवर के पास में है वहाँ से निकलती है, फिर ये लद्दाख में एंटर करती है और फिर पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए अरब सागर में जाकर के ये जल गिराती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे झेलम नदी है जो कि चिनाब में आकर के मिल रही है। चिनाब की बात करें तो ये रावी में मिल रही है। रावी की बात करें तो ये सतलुज में आकर के मिल रही है। ब्यास भी आपके सतलुज में मिलती है और मेरे हिसाब से जो सतलुज नदी है वो मिठानकोट जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर जाकर के इंडस नदी से मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए सतलुज। हालांकि कुछ लोगों ने इसका उत्तर झेलम भी बताया है, कुछ का उत्तर चिनाब भी है। अब एग्जैक्ट क्या होगा ये तो आपकी यूपीएससी ही बताएगी।
फिलहाल मेरे हिसाब से डी होगा इसका करेक्ट। अगर आप में से किसी को इसका एग्जैक्ट उत्तर पता है तो आप इसे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। ये इस साल यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं जोंक नदी की, तो जोंक नदी आपके गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। पुनपुन नदी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ये हमारे बिहार में बहती है, गंगा की सहायक नदी है। उसी प्रकार से अजोय नदी की बात करें तो ये हमारे पश्चिम बंगाल में बहती है, ये हुगली में जाकर के मिल जाती है। जालांगी नदी की बात करें तो ये भी पश्चिम बंगाल में बहती है, जो कि गंगा में ही मिलती है, यानी कि हुगली में। और जोंक नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके गंगा में नहीं आती है। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, अगर हम जोंक नदी की बात करें तो ये हमारे महानदी की सहायक नदी है। किसकी? महानदी की सहायक नदी है, और ये आपके उड़ीसा में बहती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा डी यानी कि जोंक हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न भी ये भी आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया था, शानदार प्रश्न है। आपने पढ़ा होगा मेकॉन्ग नदी के बारे में, तो उसी से ये प्रश्न है। देखिए पूछा क्या जा रहा है कि मेकॉन्ग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मेकॉन्ग का जो उद्गम है ये तिब्बत के पठार से होता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि मेकॉन्ग नदी जो हमारे डेल्टा बनाती है वह आपको कंबोडिया में मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हो जाएगा गलत। अगर आपने मेरे वर्ल्ड की रिवर के ऊपर जो वीडियो है उसे ध्यान से देखा होगा तो वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर केवल 1 हो जाएगा करेक्ट। अब देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी है मेकॉन्ग नदी, ठीक है, मेकॉन्ग नदी। तो ये आपके लासा गोंगमा स्प्रिंग जो कि आपको तिब्बत में मिलेगा, वहां से निकलती है। पूरे चीन से होकर गुजरने के बाद में ये हमारे दक्षिण एशियाई देशों से होकर के गुजरती है, और फिर आपके वियतनाम में ये बनाती है डेल्टा। ये देख सकते हैं, चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में ये बहती है, और इसका जो डेल्टा है वो आपको मिलेगा वियतनाम में। ये देख सकते हैं, ये नीचे वियतनाम है, तो यहाँ पर इसका बनता है डेल्टा। डेल्टा कंबोडिया में बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चंबल किसकी सहायक नदी है। तो ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 का प्रश्न है। चंबल की अगर हम बात करें, सिंपल सा है, ये आपके यमुना की सहायक नदी है, तो ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि जना पांव की जो पहाड़ियां हैं वहां से चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, और उसके बाद में ये आपके यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में आकर के मिल जाती है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रूसी कुलिया नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है। ये आपके CHSL का प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। रूसी कुलिया नदी की बात करें तो ये बहती है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, उड़ीसा में इस प्रकार से रूसी कुलिया नदी बहती है, और ये हमारे उड़ीसा की प्रमुख नदियों में से एक है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध डैश डैश राज्य और डैश डैश नदी के ऊपर स्थित है। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 का प्रश्न है। तो अगर हम लोग सरदार सरोवर बांध की बात करें तो ये आपको मिलेगा गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर। कहाँ पर? गुजरात में नर्मदा नदी पर है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि अमरकंटक से आपकी नर्मदा नदी निकलती है, फिर ये इंटर करती है गुजरात में, तो यहाँ पर आपको सरदार सरोवर बांध भी देखने को मिलेगा, और ये है आपके गुजरात में। अगला प्रश्न ये भी आपके एनटीपीसी का प्रश्न है कि अलकनंदा नदी डैश डैश व भागीरथी खरग ग्लेशियर से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, अलकनंदा नदी हमारे सतोपंथ और भागीरथी खरग ग्लेशियर से निकलती है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारी अलकनंदा नदी है जो कि विष्णु गंगा के रूप में सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो लाओ खोवा पहले आपको पता होना चाहिए राज्य किस में है, तो ये आपके असम राज्य में है, और ये हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं। तो अगर आपने इसमें से किसी एक का नाम सुना हो तो भी आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आपको पता होगा कि सियांग नदी अरुणाचल में बहती है, कामेंग भी आपके अरुणाचल का ही एक स्थान है,
तो ऑप्शन हमारा सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश होगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं तिरप नदी और जो आपकी कामेंग है, ये दोनों आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं और ये आपको अरुणाचल में देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? तो ध्यान रखिएगा, राकस झील से हमारी निकलती है सतलुज नदी। कौन सी? सतलुज नदी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगर आपको याद हो तो अभी ऊपर जब मैंने आपको इंडस का मैप दिखाया था तो इंडस से ही हमारी निकलती है सतलुज, यानी कि कैलाश मानसरोवर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यहीं से सतलुज निकलता है और यहीं से आपका क्या निकलता है? इंडस रिवर। तो ध्यान रखिएगा, राकस ताल से होकर के सतलुज निकलती है। ऑप्शन आपका सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया CHSL के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो ध्यान रखिएगा, नेपाल की अगर हम लोग सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये है कर्णाली नदी। क्या है? कर्णाली नदी। अब ध्यान आपको ये रखना है कि यही कर्णाली नदी है जिसको हम लोग भारत में घाघरा कहते हैं और यही वो कर्णाली नदी है जिसको हम लोग अयोध्या में कहते हैं सरयू। समझ गए? तो कर्णाली कहा जाए, घाघरा कहा जाए, सरयू कहा जाए, सबका मतलब एक ही है। तो ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद डैश डैश के बीच है। ये भी आपके CBT 1 का प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी जल विवाद जो है वो आपके है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। गोदावरी आपके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, महानदी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा बंगाल की खाड़ी में, तापी नदी जो हमारी है ये जाकर के अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो सिंपल सा प्रश्न है, सरयू नदी के तट पर आपको अयोध्या मिलेगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का जो उद्गम है ये किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है और इसका जो उद्गम है वह नासिक के पास में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारी गोदावरी नदी है जो कि आपके महाराष्ट्र के नासिक के पास से निकलती है, उसके बाद में तेलंगाना में आती है, थोड़ा सा ये टच करती है छत्तीसगढ़ को, फिर आपके आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे प्रवरा हो गया, कई बार पूछा जाता है, मंजीरा हो गया, तो ये हमारे राइट हैंड से ट्रिब्यूटरी हैं। और अगर हम लोग बात करें पूर्णा, इंद्रावती और सबरी की, तो ये हमारे लेफ्ट साइड से इसकी हैं ट्रिब्यूटरी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, ये किस नदी में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में आपको माजुली द्वीप देखने को मिलेगा और खास बात इसकी ये है कि 2016 में असम राज्य की सरकार ने इसको एक जिला घोषित कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र में आपको मिलेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री का प्रश्न है लेकिन इसमें एक नदी का जिक्र हुआ है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया। देखिए 1920 के दशक में झांसी में जो सस्तार नदी है, इसके पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर की स्थापना की थी? तो ध्यान रखिएगा, इन क्रांतिकारी का नाम है चंद्रशेखर आजाद। क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये भी आपके CHSL का प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न NTPC CBT 1 का है कि किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो जो हमारा नेशनल वाटरवे 2 है ये आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी में, ढोला से सदिया तक ये आपका फैला हुआ है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 5 प्रमुख वाटरवे के बारे में आपको बताया है जिनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे हमारे देश में वाटरवे की संख्या 111 है और टोटल लंबाई की बात करें तो ये 14,500 किलोमीटर है। ये भी पूछा जा चुका है NTPC में,
तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे नेशनल वाटरवे 1 की बात करें तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। नेशनल वाटरवे 2 की बात करें तो ये सदिया से धुबरी में है और ये आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। अब इसका भी उत्तर काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखिए, आपको पता होगा कि जो हमारी नाइल रिवर है वो आपके अफ्रीका में बहती है। उसी प्रकार से ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज रिवर आपके दक्षिण अफ्रीका में बहती है। नाइजर की बात करें तो ये हमारे नाइजर से होते हुए लगभग पश्चिम अफ्रीका में बहती है। अमेजन आप सभी को पता होगा कि ये दक्षिण अमेरिका की नदी है, तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं ऑरेंज रिवर शायद आपने ना सुना हो, तो ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली से होकर के प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। यह भी CHSL का प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा इस नदी का नाम है दमन गंगा रिवर। क्या नाम है? दमन गंगा रिवर इसका नाम है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। दमन गंगा पूछा जाए या आपसे दामन रिवर पूछा जाए, दोनों का ही मतलब एक है और ये हमारी जो नदी है वह महाराष्ट्र गुजरात के साथ साथ दादरा और नागर हवेली दमन और दीव से होकर के बहती है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है यानी कि प्रयागराज से आपके जो हल्दिया को जोड़ता है, इसका प्रसार कितना है, यानी कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश से आपको हल्दिया यानी कि पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ मिलेगा और ये आपके गंगा नदी पर है। तो ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विकल्पों में दी गई 4 नदियों में से 3 के बीच एक निश्चित संबंध है जबकि एक उनसे असंगत है, तो उस नदी का चयन करिए जो कि अन्य से असंगत है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर उस नदी का नाम है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। क्यों होगी? क्योंकि अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र की बात करें, सिंधु की बात करें, गंगा की बात करें तो ये सारी हमारी उत्तर भारत की नदियां हैं, जबकि गोदावरी की बात करें तो ये हमारे दक्षिण भारत की नदी है। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न भी आपके NTPC में पूछा गया कि मेची नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है। तो ध्यान रखिएगा जब हम लोग मेची की बात करते हैं तो मेची हमारे गंगा की किसकी? महानंदा की सहायक नदी है। किसकी है? महानंदा की सहायक नदी है और महानंदा आपके गंगा की सहायक नदी है। तो बी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये मैंने गूगल मैप से इमेज लिया हुआ है। ये अगर आप पढ़ पा रहे हो तो ये हमारी है महानंदा नदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेची रिवर है और मेची और महानंदा को जोड़ने का काम भी चल रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों आकर के आपस में मिलती हैं। तो वैसे मेची हमारी महानंदा की सहायक है और महानंदा आपके गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि जो बारी दोआब है किन 2 नदियों के मिलने से बनता है। देखिए, मान लीजिए ये हमारी कोई नदी है और इसमें आकर के एक और नदी मिल रही है, तो ये जो बीच का रीजन होता है इसी को हम लोग कहते हैं दोआब। बारी दोआब की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको रावी और ब्यास के बीच मिलेगा। ये भी NTPC का प्रश्न है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। इसी प्रकार से हम कुछ अन्य दोआब की बात करें तो गंगा और यमुना के बीच का जो स्थान है उसे दोआब भी कहा जाता है। ब्यास और सतलुज के बीच का जो स्थान है इसे बिस्त दोआब कहा जाता है। झेलम और चिनाब के बीच का जो स्थान है इसे कहा जाता है जेच दोआब। समझ गए? तो ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। एक और प्रश्न पूछा गया था आपके NTPC CVT 1 में कि सिकंदर और पोरस के बीच में किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे हम लोग बैटल ऑफ हाइडस पास के नाम से जानते हैं और ये आपके हुआ था झेलम के किनारे। किसके किनारे? झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो 326 BC में ये हमारा युद्ध हुआ था। पौरव साम्राज्य के उस समय शासक थे पोरस और मैसाडोनिया के राजा थे सिकंदर, तो इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी इस साल एग्जाम हुए उनके नदियों के प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार से आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं यह भी आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कमेंट में टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट।